नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करने वाले हैं बाल विकास के प्रैक्टिस पेपर नंबर 16 की बात करेंगे। 16वां आपका यह प्रैक्टिस पेपर है, बाई जायसवाल सर बात करेंगे। जी हाँ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। जितने प्यारे भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। हर एक क्लास, हर एक सेशन, हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम पैटर्न पर है। तो क्या आप इस प्रैक्टिस पेपर के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है। हम किसकी बात करें? शिक्षण की बात करें। शिक्षण जो है, आपके एग्जाम में प्रश्न आ गया कि शिक्षण जो है और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता दे दी जाए, या छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो, या शिक्षक तो की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए, या शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। तब आप क्या करेंगे? आपका जवाब, आपका आंसर, आपका फीडबैक क्या होगा कि शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता दी जाए। स्वायत्ता मतलब सभी लोग जानते हैं कि आप स्वयं कार्य करें, ठीक है। इससे क्या होता है? कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं हर एक प्रैक्टिस सेट आप लोग करेंगे, आप लोग यहाँ पर स्कोर करेंगे, कमेंट करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? ये अनुभव जो है आपके एग्जाम के लिए स्कोर में और अपडेट करेगा। और जब स्कोर अपडेट होगा तो सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अधिगम एक प्रविधि है, तथ्यों को याद करने की प्रविधि है। अधिगम पाठ्यपुस्तक में दिए गए विषयों को याद करने की प्रविधि है। अधिगम अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की प्रविधि है, या अधिगम परीक्षा की तैयारी की प्रविधि है। तो किसकी यहाँ पे प्रविधि हो जाएगी? तो अधिगम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अधिगम जो है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की प्रवृत्ति कहलाएगी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आप लोगों का? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक करें। जी हाँ, सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। हर एक भाई बहन, हर एक शिक्षक बंधु का जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना। जी हाँ, अधिगम एक प्रविधि है, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की प्रविधि की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तीसरा प्रश्न। आइए देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। आपको पता है बुद्धि, आईक्यू की जब भी बात करते हैं, बुद्धि की बात की जाती है, आपको पता है एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रतिभावान बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होगी? किसकी बात कर रहे हैं? आईक्यू। प्रतिभावान हो गया, मंदबुद्धि हो गया, सामान्य बालक हो गया, ठीक है। तो समान बालक का 90 से लगभग 110 होता है, ये आपको ध्यान देना है। अगर एक दिया रहेगा तो फिर आपका 100 कहलाएगा, ठीक है। लेकिन प्रतिभावान बालक अगर यहाँ पे पूछा जाए कि प्रतिभावान बालक की बुद्धिलब्ध होती, तो सभी लोग जानते हैं 140 की बात करेंगे, ठीक है। आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न आइए देख लेते हैं स्क्रीन पर क्या दिया गया है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक सेशन, हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्ड है, संभावित प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। तो विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है दोस्तों, किस पर निर्भर करता है? किसकी बात कर रहे हैं? विद्यार्थी की बात करेंगे, बालक बालिका की बात कर रहे हैं। इनका जो विकास है वह निर्भर करता है, वंशानुक्रम पर करता है, वातावरण पर करता है। वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। अब आपको पता है पिछली बार यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है, वंशानुक्रम एवं वातावरण पर निर्भर करता है। रिपीट भी हो सकता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए प्रीवियस ईयर के आपके जो भी एग्जाम के हैं, तो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे प्रीवियस पेपर पूरा सॉल्व कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे 100 to 100, 150 में 150 क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे 20% तक, 20% तक उसी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। एक उत्तम शिक्षक वह है, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, आप लोग ज्ञानी सेवक व्याख्याता लोग हैं, जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक उत्तम शिक्षक की बात कर रहे हैं, वह होगा जो छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है। एक उत्तम शिक्षक वह होगा जो मौखिक रूप से ज्ञान प्रेषित करता है, सूचना का वर्णन करता है। या एक उत्तम शिक्षक वह होगा जो पाठचर्या को संप्रेषित करता हो। सभी कमेंट करेंगे। तो एक उत्तम शिक्षक वह कहलाएगा जो छात्र में वांछित व्यवहारगत को परिवर्तन करता है, वह एक उत्तम शिक्षक कहलाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं प्यारा प्रश्न, अगला प्रश्न है
कि प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं? अनुदेशन की बात कर रहे हैं। किस पर बात कर रहे हैं? प्राइमरी स्तर की बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी स्तर में अनुदेशन कैसा होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, छात्र केंद्रित या शिक्षक एवं पाठ्य पुस्तक केंद्रित। देखिए बहुत ही भ्रमित नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है। तैयारी बिल्कुल 100 to 100 करेंगे और 30 आप में से 25 प्लस का स्कोर आप लोग करेंगे। जी हाँ, बाल विकास की बात कर रहे हैं, सीडीपी की बात कर रहे हैं। प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर सभी जानते हैं छात्र केंद्रित होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है कि अधिगम के लिए आवश्यक क्या होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? अधिगम के लिए बात कर रहे हैं। तो अधिगम के लिए आवश्यक स्वानुभव है, स्वचिंतन है, स्वक्रिया है या उपरोक्त सभी होगा। सभी कमेंट करेंगे। देखिए हम बात करें अधिगम की बात कर रहे हैं, तो अधिगम के लिए जो आवश्यक होता है वह स्वानुभव होता है, स्वयं का अनुगम भी होता है, स्वचिंतन स्वयं चिंतन करना और स्वयं क्रिया करना। ये तीनों चीज़ें हैं जो अधिगम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, आवश्यक होता है। तो प्रयोग सभी वाला डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है। कितने वर्ष का बालक है? 6 से 7 वर्ष का बालक है, बच्चा है, बालक बालिका विद्यार्थी शिक्षार्थी है जो दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह बहुत अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। भैया सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। 6 से 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने में योग्य नहीं होता है, सभी जानते हैं, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। क्या होता है? अहम केंद्रित होता है, इसलिए वह बच्चा। अब प्रश्न ये भी बन सकता है कि किस वर्ष का लगभग बच्चा जो है अहम केंद्रित होता है, तो पूर्व बाल्यावस्था भी कह सकते हैं इसको। पूर्व बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है उसमें अहम केंद्रित होता है, या 6 से 7 वर्ष के बच्चा जो होता है वह अहम केंद्रित होता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न यह दिया गया है कि 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक क्या होगा? मूर्त क्रियाओं या अनुभवों की उपलब्धता होगी, शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण होगा, या रटने के लिए अवसरों की व्याख्या होगी, या कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने की प्रेरणा की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट करेंगे। बच्चा की आयु है 6 से 11, यानी बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं। बाल्यावस्था में के वर्ग के जो बालक होते हैं उनमें सीखने के लिए आवश्यक क्या होता है? सभी जानते हैं। क्या जानते हैं? कि मूर्त क्रियाएं और अनुभवों की उपलब्धता की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है कि वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं दिया गया है। नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि वृद्धि के बारे में कि अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, या अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए यहाँ पे वृद्धि के बारे में दिया गया है। देखिए यहाँ पे विकास दिया होता तो हम फोर्थ ऑप्शन करते, लेकिन आपका वृद्धि के बारे में जो कथन है तो वृद्धि के बारे में भी फोर्थ ऑप्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यह दिया गया है कि इसके बारे में सही नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, ये अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह गलत कथन हो जाएगा। क्योंकि अभिवृद्धि जो होता है, अभिवृद्धि शारीरिक होता है, मात्रात्मक में होता है और मापनीय होता है। तो ये एक निश्चित समय तक अभिवृद्धि होता है, लेकिन जो विकास होता है वह जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। ठीक है, तो आपका विकास और वृद्धि में अंतर भी समझ में आ गया, और यहाँ पे 2-3 प्रश्न आपके क्लियर भी हो गए। अब देखते लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अपना कमेंट फीडबैक करते रहें ताकि आप लोगों का फीडबैक सहयोग मिलता रहे, जिससे हमें और बेहतर प्रिपरेशन करने में, क्वेश्चन को अटेंड करने में, क्वेश्चन को क्रिएट करने में महत्वपूर्ण आप लोगों की भूमिका होती है। तो बस आप लोग सपोर्ट करते रहें। अगला प्रश्न है, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है। जो शिक्षण की प्रक्रिया है वह अधिक प्रभावी हो सकती है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दे दिया जाए, छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हों, या शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाएं, या शिक्षक अधिगम के लिए निर्देशित करें। देखिए जब भी हम पिछले क्वेश्चन में बात करें, पिछला क्वेश्चन जो हमारा शॉर्ट रूप में था, ये थोड़ा बड़े में दे दिया गया है कि शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए। तो पहला ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं 12वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। आपके स्क्रीन पर है प्रश्न कि शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि, शिक्षण कब प्रभावी हो जाता है? जब कक्षा में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए,
जब कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए, जब दोनों शिक्षक निर्देशित विधियों एवं प्रत्यक्ष अन्वेषण का काम के लिए जाएंगे, यह छात्र केंद्रित अन्वेषण और अंतःक्रिया विधियों का उपयोग किया जाएगा। देखिए आप कंफ्यूज हो गए होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। शिक्षण प्रभावी हो सकता है। देखिए शिक्षण को जो प्रभावी बनाना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि छात्र केंद्रित अन्वेषण और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक की बात कर रहे हैं। मतलब क्या है? एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, या छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, या उपरोक्त सभी की बात कर रहे हैं। तो एक उत्तम कक्षा कक्ष जो होगा वह शिक्षक क्या करता है? छात्रों को प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण भी करता है, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित भी करता है, और छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। अर्थात यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या दिया गया? आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है कि सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक क्या होता है? दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं? सृजनात्मक उत्तर की बात कर रहे हैं। जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रश्न, मुक्त उत्तर प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न, अनुशासित प्रश्न। तो सभी जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं कि सृजनात्मक उत्तर के लिए जो आवश्यक होता है वह मुक्त उत्तर प्रश्न की बात कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। भाषण विधि लाना चाहिए, अंतःक्रियात्मक विधियाँ लानी चाहिए, वर्णात्मक लाना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा। शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। किस प्रकार से? अंतःक्रियात्मक विधियों की बात कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, उनका कौशल बढ़ता है, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। तो विद्यार्थियों में दिए जाने वाले जो परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता होती, देखिए विद्यार्थियों में परामर्श देना है अर्थात उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि करना है। क्या करेंगे? उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि करेंगे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और सभी प्यारे मित्र को फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करना है तो आज ही ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, लिंक भी आपको दे दिया गया है। अगर आप इंस्टाग्राम पर है तो इंस्टाग्राम पर जायसवाल सर को फॉलो करना मत भूलेगा, वहां पर सर्च कर सकते हैं जायसवाल कोचिंग सेंटर। साथ ही साथ दोस्तों अब आप लोग फेसबुक पेज पर भी हमारे फॉलो कर सकते हैं। अब देख लेते हैं 3-4 प्रश्न और महत्वपूर्ण बचे हुए हैं। आज हम 20 क्वेश्चन ही करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है, या हम कह सकते हैं दूसरा ऑप्शन कि एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, या कक्षा अवतार अध्ययन का कोई अर्थ नहीं होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, कमेंट भी आ रहा है, फीडबैक भी कर रहे हैं। बस इसी तरह फीडबैक करना है, कमेंट करना है और तैयारी जारी रखना है क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। तो प्रश्न क्या है? बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि शिक्षकों की भूमिका की बात कर रहे हैं। आप लोगों की, आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु है, आप लोगों की भूमिका की बात की जा रही है। आप लोगों की भूमिका का प्रश्न पूछा जा रहा है कि ज्ञान का संप्रेषण करना है, छात्रों में अनुशासन में रखना है, या छात्र के निम्न क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम का सृजन करना है, या उपरोक्त सभी। तो शिक्षकों की भूमिका क्या है? अध्यापक अध्यापिका आपकी भूमिका क्या है? आपकी भूमिका है ज्ञान का संप्रेषण करना, छात्रों को अनुशासन में रखना और छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रिया अधिगम का सृजन करना। अर्थात ये तीनों भूमिकाएं होंगी तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं 19वां प्रश्न। प्यारा सा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए?
किसकी बात कर रहे हैं? पठन पाठन की प्रक्रिया में जो है शिक्षकों यानी आप लोग क्या करेंगे? ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण करेंगे, जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन करेंगे, या कक्षा कक्ष में पाठ पुस्तक द्वारा शिक्षण करेंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या करेंगे? सभी कमेंट करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स है, ओपन है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? पठन पाठन में आप क्या करेंगे? कक्षा कक्ष में पाठ वस्तु द्वारा शिक्षण की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। 20वां प्रश्न है इस प्रैक्टिस पेपर का अंतिम प्रश्न है। आज के प्रैक्टिस पेपर पे हम 20 ही क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं? यहाँ पर मदद करना मतलब एक शिक्षक के रूप में, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। आप जो मदद कर सकते हैं वह किसके रूप में कर सकते हैं? तो एक शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं? उस पर अधिक ध्यान देकर कर सकते हैं, उससे अधिक पुस्तकें देकर, उससे अधिक समय देकर, उसे संबंधित अधिगम अनुभव देकर क्या करेंगे? देखिए एक प्रतिभाशाली बालक की बात कर रहे हैं, तो प्रतिभाशाली बालक जे उन्हें पुस्तकें या समय देकर, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा नहीं है। तो आप जो मदद कर सकते हैं उनमें क्या कैसे कर सकते हैं? तो उसे संबंधित अधिगम अनुभव देकर, तो अनुभव तो ऑलरेडी मिलता ही सभी को है, लेकिन उस पर अधिक ध्यान देंगे तो प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं। अधिक ध्यान मतलब देना, कोई भी उसकी मदद करना, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा बहुत अधिक ध्यान देंगे, ठीक है। तो उससे आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया? पहला ऑप्शन। देखिए कोई भी डाउट हो यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई बहन? डी ऑप्शन भी करेंगे, ठीक है। तो दोनों में डाउट है। अब ये डाउट क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब आप लोग कमेंट करिए इसका डाउट राइट ऑप्शन क्या होगा। चलिए ठीक है, और तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सेशन पर। ये क्लास, ये कंसेप्ट, ये प्रैक्टिस पेपर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर पर। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद सभी का।